इस बीच हमारे पास ना मोहम्मद रफ़ीक रंगरेज जी का सवाल आया है। कह रहे हैं कि मुझे नाल्को पे एनएमडीसी पे आपकी राय चाहिए। अ, आप ना थोड़ा रंगरेज जी, आप थोड़ा वेट कर लीजिए रफ़ीक भाई। मैं जब बजिंग स्टॉक्स जब डिस्कस करूंगा ना, तब उसमें हम स्टील सेक्टर को बहुत डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो उस समय मैं आपका सवाल ले लेता हूँ। मैंने आपका सवाल नोट कर लिया है, आप चिंता मत करिए, आपका सवाल मैं ज़रूर कंसिडर करूँगा उस समय। तो और जो बाकी सवाल है ना, उनको पहले ले लेता हूँ। एक नीरज यादव जी हमारे अच्छा, इनका सवाल हमने ले लिया। वोडाफोन आइडिया पे पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मनीष शाह जी का सवाल है, ये हमारे प्राइम मेंबर है सर। कह रहे हैं कि देवांगरी शुगर 3 रुपये 90 पैसे पर लिया हुआ है, शुड आई होल्ड और बुक लॉस? 6 महीने का व्यू है। और दूसरा सर, इनका केपी एनर्जी को लेकर सवाल है। कह रहे हैं कि मैं क्या और ऐड कर सकता हूँ मौजूदा भाव पर? केपीएल 360 के ऊपर ऐड करना चाहिए। 360 के ऊपर मोमेंटम बनेगा। आज गया उसके हम्म। ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करके नीचे आ गया। जैसे 360 और 50 डे मूविंग एवरेज 376 ये जोन निकालेगा, स्टॉक अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर लेगा। देवांगरी शुगर इसमें हमने वापस से कल अपॉर्चुनिटी मिली थी। कितने रुपए दिए थे? 3.70 रुपए में हमने वापस बाई दिया है। स्टॉप लॉस हमारा देवांगरी, स्टॉप लॉस हमारा 3.30 रुपए का है। और टारगेट वापस से वही 4.10 4.30 की रेंज है। और वो निकलने के बाद वापस से 6 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। दोबारा एक हम्म। अपॉर्चुनिटी कल दिखी थी तो हमने बाई दिया है। तो मतलब 370 से तो ज़्यादा दूर नहीं है 390, तो इनके लिए भी स्टॉप लॉस वही रहेगा फिर 3 रुपये 30 पैसे का ही। 3.30 का स्टॉप लॉस, 4.30 के अराउंड पे अगर सेलिंग दिखी तो फिर एग्जिट भी तुरंत मार जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। सुशील जी हमारे प्राइम मेंबर है। कह रहे हैं थैंक्स टू अंशुल जी एंड लोकेश जी फॉर कंफर्मिंग टारगेट्स इन फोर्स मोटर्स बुक्ड 12% प्रॉफिट। सर, आपके कहने पर इन्होंने आपसे कंफर्मेशन लिया और 12% कह रहे हैं कि फोर्स मोटर्स में प्रॉफिट बुक किया है इन्होंने। बधाई हो सर। वैसे पार्टी फोर्स बनती है ना मोटर सर, अभी फिर थोड़ा बहुत तो एंजॉय करना चाहिए, इनको भी एंजॉय करना चाहिए, या फिर हमारे साथ एंजॉय कीजिए आके। हम तो कल भी आएंगे सर, मार्केट खुला हुआ है। ये दुनिया में ना सर दो ही बाजार हैं, एक भारत और एक सऊदी अरब, जिनके बाजार खुले हुए हैं न्यू ईयर्स के मौके पर, और सारे बंद हैं। तो पार्टी भी नहीं कर सकते सर हम तो। पार्टी करने क्या सर, उसके लिए तो बस बहाने चाहिए। जितने मेरे दोस्त हैं, मतलब उनको सुख है तो दुख है तो अच्छा हम्म। हो गया तो बुरा हो गया तो सही हो गया तो गलत हो गया, तो बस मौका चाहिए होता है। तो पार्टी तो बस मौका चाहिए होता है। तो दिल की बात है, करना है तो कि जैन साहब ये लो 1 लाख रुपए मनी नाइन की तरफ से, जाओ पार्टी करो। दिल ही हैं? नहीं है। सॉरी। हाँ, ऐसी चीजें सुनाई कहाँ देती हैं। नहीं जैन साहब, मतलब इतने महत्वाकांक्षी मैंने पहली बार मतलब देखा है कि एकदम से छोटी सी बात में इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा बोल गए। वो- सर मैं बोलूंगा 2,000 रुपए दे दो पार्टी कर लूं तो वो भी नहीं मिलेगा। जब मिलना नहीं है तो फिर 2,000 क्यों, फिर सीधा लाख दो नहीं लाख नहीं, बोलो ना। तो ये आपने ट्रम्प साहब की जो किताब पढ़ी है उसका ही वो कर रहे हैं क्या? लाख रुपए मांगूंगा 2,000 तो मिल ही जाएंगे हैं। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया, मतलब आपने जो चीज़ पढ़ी हुई है उसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फ़ायदा होना चाहिए उसका, स्टॉक मार्केट क्या, कहीं पे भी अप्लाई कीजिए उसको। आती लक्ष्मी ठुकरानी नहीं चाहिए। और हम्म। हमेशा बोलते रहना चाहिए आइए आइए आइए, पता नहीं कब किस रूप में आ जाए। ज़्यादा मांगिए, जितनी मिल जाए फिर उसको स्वीकार कीजिए दोनों हाथ जोड़ के। बहुत ही बढ़िया सर। अच्छा, एक दीवान जी हैं हमारे प्राइम मेंबर हैं, 2 महीने से। कह रहे हैं कि सर काइंडली टेल मी शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ टाटा स्टील एंड नेशनल फर्टिलाइजर। तो सर टाटा स्टील तो आप रोक लीजिए, नेशनल फर्टिलाइजर एनएफएल पे बता दीजिए इनको, बजट तक के लिए। तो नेशनल फर्टिलाइजर में अभी कोई बहुत अच्छी चाल नहीं है, लेकिन एनएफएल ने फाइनली 88 को रिक्लेम किया है। अब 50 वीक मूविंग एवरेज 95 पे आके अटका है। 95 के ऊपर जैसे टिकना स्टार्ट करेगा, पहला टारगेट इसका बनेगा 110 रुपए। बट थोड़ा सा और समय की बात है। ये जब हम्म। गर्मी खत्म होने लगेगी, मानसून हिट करने लगेगा और डेटा जैसा अच्छा अच्छा आने लगेगा और एक्सपेक्टेड है कि अच्छा आएगा, तो फिर धीरे धीरे 110 120 के टारगेट वापस से खुल जाएंगे। तो ब्रॉडली हम्म। 95 के ऊपर टिकने के बाद जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, मैं टाटा स्टील की बात ना देवान जी आगे करता हूं जब मैं बजिंग स्टॉक्स डिस्कस करूंगा। इस बीच सौरभ यादव जी का सवाल आया। कह रहे हैं कि
सर कोटक बैंक में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? आज भी 1.5% ऊपर है ये स्टॉक। इन्होंने ना 14 तारीख स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट तय की है, तो 13 तारीख तक जिनके पास भी होगा वो एलिजिबल होंगे। उस एंटिसिपेशन में या ओवरऑल जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहे हैं उस हिसाब से क्या कोटक बैंक में यहाँ पे एंट्री बनती है? तो मैं कोटक बैंक नहीं करूंगा, क्योंकि कोटक बैंक का सामने स्प्लिट खड़ा है और स्प्लिट के बाद एचडीएफसी बैंक ने 6 महीने कुछ नहीं किया है, तो वो रिस्क मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं कोटक बैंक अवॉइड करूंगा। मेरे को बैंक में लेना है तो इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक में पैटर्न भी ज्यादा अच्छा है, स्ट्रेंथ भी ठीक है, तो मैं उसको प्ले करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक इन पे आप फोकस कीजिए। इनफैक्ट आपको बता दूं कि सौरभ यादव जी ना अभी अभी हमारे साथ इकोनॉमी प्लान लेकर हमारे प्राइम मेंबर के रूप में जुड़े हैं। तो अभी अभी जुड़े हैं और अभी अभी इनका सवाल भी आ गया, हमने ले भी लिया। यही फ़ायदा है अगर आप हमारे साथ प्राइम मेंबर बन के जुड़ते हैं। तो आपको भी बता दें कैसे आपको प्राइम मेंबर बनना है। किसी भी वीडियो पर आप जाएंगे ना मनी9 के, तो आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, उसको आप प्रेस करेंगे, आपके सामने 3 विकल्प आएंगे। उन 3 विकल्पों में स्टैंडर्ड, इकॉनमी और वीआईपी है। अभी ये इकॉनमी वाला प्लान लेकर हमारे साथ सौरभ जी जुड़े हैं। ऐसे ही आप अपना प्लान चूज़ कर सकते हैं, पेमेंट कीजिए, अब बस हमारे साथ मेंबर के रूप में बन जाइए। आपके सवाल स्टॉक से जुड़े हुए, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए प्रतिबद्धता के साथ हम लेंगे। और अगर आप वीआईपी प्लान नहीं लेते तो क्या नहीं मिलेगा आपको स्टैंडर्ड या इकॉनमी प्लान लेके, वो भी आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। और अगर आप पहले से मेंबर है, रिज्यूम करना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन कीजिएगा, रिज्यूम का बटन दिखेगा, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप अपनी मेंबर कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे हमारे साथ कई सारे मेंबर्स हैं, मैं कह भी रहा हूँ 2-2, 3-3 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके सवाल हम लगातार ले भी रहे हैं। इसके अलावा सर रिंकू सचदेवा जी कह रहे हैं कि सर मैं अंशुल जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे पास कह रहे हैं सर स्टैनले लाइफस्टाइल के शेयर हैं, 700 शेयर हैं 430 के रेट पर, और सर 60% का लॉस हो गया है। क्या करूं सर, डेली गिरता ही जा रहा है। सर इन्होंने कहाँ 430 पे लिया हुआ, 200 रुपये के भी नीचे आ गया, तो लॉस तो है इनका। कह रहे हैं कि एक साल में क्या करें, लॉस बुक करके कहीं और डाल दें क्या हो, या फिर इसको ही होल्ड करें। सर बेसिकली तो सवाल ये है कि इस घाटे की भरपाई कैसे होगी? तो देखिए, स्टैनले को स्टैनले की तरह ना ट्रेड करके आप आईपीओ की तरह ट्रेड किए होते, हम्म 5-6 दिन में पूरा जूस मिल गया था आपको। 630, 600 रुपए, 620 रुपए के आसपास, मतलब 600 के ऊपर पकड़ लीजिए। 600 के ऊपर जैसे ही निकला आपका पूरा जूस निकल गया था। इसके बाद अगर आप आईपीओ बेस बनने का वेट कर रहे होते तो ये पूरी गिरावट आप बचा लिए होते। हम्म वो आईपीओ को ट्रेड आईपीओ की तरह अगर करेंगे तो इस तरह की गिरावट से हमेशा बचे रहेंगे। बट दैट बीइंग हम्म सेड, मार्केट में एक बाई करता है तो एक सेल करता है तो दूसरा बाई करता है, तो कोई ना हम्म कोई तो फंसेगा। अब वो फंसेगा क्यों? क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। तो अगली बार से आपके दर्शकों को अब जानकारी है आईपीओ कैसे ट्रेड करना है, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब कोई ऐसे नहीं फंसेगा। स्टैनले डीपली ओवरसोल्ड है। वीकली चार्ट पे कोई भी बाउंस बैक नहीं आया है 292 के ब्रेकडाउन के बाद। तो यहां से एक प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंस बैक 223 240 की जोन में हाई है। तो 223 240 की जोन अगर बाउंस बैक भी आया तो शार्प आएगा, तो अभी तो वेट करना चाहिए बाउंस बैक के लिए। 2-3 कैंडल का वीकली पे बाउंस बैक हो जाए तब दोबारा सवाल बनेगा। तो रेंज आ रही है 230 के आसपास, वहां पे दोबारा सवाल पूछिए। तो सर ये इसकी भरपाई कैसे होगी फिर? कोई और सलाह देंगे आप इनको, या इसी को होल्ड करके बैठे रहें? तो देखिए, 50% लॉस करने के बाद आपको 100% आरओआई चाहिए होता है अपना लॉस रिकवर करने के लिए। और हम्म 100% आरओआई कोई भी स्टॉक टूटने में तो 50-60-70% 2-3 महीना लगता है, लेकिन 100% 200% आरओआई देने में आपको 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। तो कैपेक्स वाले काउंटर पकड़िए जहाँ पे कैपेक्स के टाइम दबाए हुए रहते हैं, और जब कैपेक्स के बाद फट के प्रॉफिट आती है तो एकदम वर्टिकल मूव आती है। और उसमें अदानी ग्रीन है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है। फिर वही है, लेके तुरंत अगले दिन से सवाल पूछने से कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि कैपेक्स अदानी ग्रीन का 2030 तक होना है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में भी अभी 3 साल बचा हुआ है कैपेक्स होने में। तो स्लो एंड स्टडी अप मूव मिलेगी, और जब कैपेक्स के प्रॉफिट्स फ्लो होना स्टार्ट होंगे तब वर्टिकल मूव मिलेगी। यही 2-3 काउंटर है जहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अदानी ग्रीन, इनमें आप लंबी अवधि के लिए पैसा लगा लीजिए। तो रिंकू जी उम्मीद है कि आपका जो लॉस हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ 50% से ज़्यादा लॉस, उसको रिकवर करना कितनी मुश्किल का काम है और कितने पेन में आप हैं। 2025 आपके लिए कितना पेनफुल रहा है, स्पेशली इसमें पैसा लगा के। तो आपने एक तो रणनीति फॉलो नहीं करी, पहली बात तो वो है। दूसरा स्टॉप लॉस नहीं आपने लगाया, और तीसरी बात ये है कि आप अभी तक इसमें बने हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये जो स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इसके साथ साथ अदानी ग्रीन जैसे केपेक्स वाली जो स्टोरीज है, उनको आप पिक कीजिए। लंबी अवधि में होपफुली आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। ममता सिंह जी, इन्होंने अपना सवाल हमें सुपर चैट के जरिए भेजा है कि कह रही है, जय हिंद सर। अरे वाह,
ज़्यादातर सर 15 अगस्त या 26 जनवरी उसी पर ही ये नारे देखने को मिलते हैं। ममता सिंह जी ने दिल खुश कर दिया सर, जय हिंद कह के। वाह, बहुत बढ़िया ममता जी, जय हिंद। कह रही हैं कि सर प्लीज़ गाइड कीजिए HAL पर, इनके पास 4310 का लिया हुआ है। और मजगांव सर, मजगांव तो 2-3 दिन से लगातार गिर रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रही सर, 2425 रुपये का भाव है इनका। देखिए मैं स्टॉक में पहला मतलब नीचे का टारगेट 2395 था, वहीं से बाउंस बैक 50 डे मूविंग एवरेज तक आया, पुल बैक है। प्री बजट रैली प्रोबेबली 5-6 जनवरी के बाद अगर बनी तो 2776 तक मैं स्टॉक आपको दे देगा। 2776 उस जोन में एक बार माल छोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी भी बाइंग क्लाइमेक्स के टारगेट 1909, 1184 और 1031 खुले हुए हैं। तो सेल ऑन रैली पोस्ट बजट इन स्टॉक्स में काफी तेज गिरावट आएगी। सेम HAL 50 डे मूविंग एवरेज से रिएक्शन है, लेकिन जो इमीडिएट सपोर्ट्स थे 4300 के प्रोटेक्ट हो रहे हैं, तो एक डीपर पुल बैक समवेयर अराउंड 46-4700 आ सकता है। बजट के बाद वापस से स्टॉक्स में पिटाई होगी, तो बजट तक जो भी पुल बैक मिल रही है ले लीजिए और एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। रोहित तिवारी जी का सवाल ले रहा हूँ। रोहित जी ना कल भी काफ़ी नाराज़ हो रहे थे, मैंने इनका सवाल पहले ही ले लिया, उसके बाद मैंने देखा फिर से इन्होंने नाराज़गी जाहिर की है। कह रहे कि कोई फ़ायदा नहीं मेंबरशिप लेने का, 5 दिन से सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई एड्रेस नहीं करता है। अरे सर 2 दिन से तो मैं आपकी नाराज़गी देख रहा हूँ, आपका सवाल क्यों नहीं लेंगे? चलिए पहले सवाल ले लेते, बाद में बात करते हैं। ये हमारे नए मेंबर हैं और इनको थोड़ा लग रहा है कि मेंबरशिप लेने के बाद भी कोई सवाल नहीं लिया गया। तो मैंने आज सुबह भी आपको बताया था इसका रीज़न क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है। खैर, इनके पास सर वॉल्चर नगर इंडस्ट्रीज, जो आप कह रहे थे आज आपने सुबह ही दिया है, इनके पास 206 रुपये का लिया हुआ है सर। और दूसरा इनके पास HEG है 618 रुपये के दाम पर। तो HEG तो सर थोड़ा होल्ड कीजिए रोहित जी, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, बजिंग स्टॉक्स में इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। वॉल्चर नगर सर इनके पास 206 रुपये का रखा हुआ है, क्या राय देंगे आप इनको? वालचंद नगर में आज फिर से मूव आई है। हम हालांकि 3.5% लेके अपना रिस्क फ्री कर चुके हैं, बट 185 अगर नहीं टूटा तो 209, 221 आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब अगर स्टॉप लॉस कटता भी है तो घर से गुड नहीं जाएगा, क्योंकि इनिशियल मूव हम रिस्क फ्री कर चुके हैं। तो अगर ले रहे हैं 185 का स्टॉप लॉस, 209, 221 का टारगेट। 221 पे मैं रिव्यू करूंगा कि और ऊपर खींचना है या छोड़ देना है, तो वहां तक तो आते हुए दिख रहा है। ठीक है, एक और सुपर चैट के जरिए सवाल आया है, एक्समेंस के नाम से हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने अपनी आईडी बनाई है। 2 सवाल हैं सर इनके। एक है टाटा केमिकल्स, 890 रुपये का लिया हुआ है। पिछली बार मेरी आपसे बात हुई भी थी सर, आपने किसी को एक विकल्प भी दिया था कि टाटा केमिकल ले लीजिए, अच्छे भाव पर आया हुआ है। इन्होंने थोड़े ऊपर में लिया हुआ है 890 रुपये के प्राइस पर। दूसरा इनके पास साइंट है सर 1280 रुपये के रेट पर। अब ये कह रहे हैं कि क्या मैं इनको दोनों को होल्ड करूँ या फिर स्विच कर जाऊँ इनमें से? देखिए टाटा केमिकल में तो जब बॉक्स का ब्रेकडाउन आया था 900 पे, 778 टारगेट था, 778 के नीचे बॉक्स बना रहा है। तो जिस दिन 778 के ऊपर निकला, एक रेजिस्टेंस 50 डे मूविंग एवरेज 810 पे रहेगा, और उसको क्लियर किया तो वापस 900 की तरफ जाएगा और थोड़ा आगे पीछे करके जाए। बट अब डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड यहाँ पे काफी अच्छी है। तो टाटा केमिकल एक्यूमुलेट करना है तो करके रख सकते हैं, बट स्लो मूवर है तो पेशेंस वाले लोगों के लिए ही रहेगा। साइंट 1104 का अपना बाइंग क्लाइमेक्स का जो दूसरा टारगेट था 1644, और एक 1104 आ गया है। वहां पे बहुत समय से वीकली चार्ट पे अगर देखें, मार्च से लेके अभी तक इस लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा है। जिस भी दिन 1090 के नीचे क्लोज किया 824 खुलेगा। अगर उसके पहले कोई भी रैली आपको मिले, हर रैली ने लोअर हाई बनाया है। 1104 टेस्ट करने के बाद पहली रैली 1348, दूसरी रैली 1300, फिर तीसरी रैली 1261, फिर अगली रैली 1223, फिर अगली रैली 1195, और करंट रैली 1167 पे फिजल आउट हो गई। तो लोअर हाई का स्ट्रक्चर क्लियर है। 1090 टूटने के बाद 824, पहले पुल बैक मिल गया कहीं भी 1250, 1280 की जोन में, तो भी एग्जिट। सर ये साइंट से याद आया, साइंट और NCC, HFCL, टीटागढ़ रेल, ये 4 स्टॉक्स हैं जो कि FNO से एग्जिट हुए। कल इनका आखिरी दिन था सर। एक HFCL का चार्ट ले आइए सामने। HFCL सर काफ़ी अच्छा चला है पिछले 2-3 दिन में, स्पेशली ये जो एग्जिट हुआ कल FNO से, ऐसा लग रहा है जैसे ना भार था कोई सर पे, भार उतर गया, इस तरह से स्टॉक ऐसे चलता हुआ दिखा है। देखिए इसका चार्ट देखिए सर पीछे से, कैसे ये अंडर परफॉर्मर रहा है सर। वैसे आप देखेंगे ना तो ये स्टॉक बहुत ही शानदार चला है। खैर मुझे याद आ गया, ये हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें बजिंग स्टॉक्स में। नितेश सारंगी जी का सवाल ले रहा हूँ। कह रहे हैं कि अंशुल सर प्लीज सजेस्ट सम म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स टू इन्वेस्ट 20,000 पर मंथ फ्रॉम 2026। तो 2026 से सर एक नई शुरुआत या फिर एक बढ़िया शुरुआत करने की सोच रहे हैं, 20,000 रुपये पर मंथ लगाना चाह रहे हैं।
या तो कह रहे हैं कोई अच्छा म्यूचुअल फंड बता दीजिए या कोई स्टॉक बता दीजिए एसआईपी के रूप में, जिससे मैक्सिमम गेन हो सके। मैं एसआईपी के फेवर में रहूंगा सर। म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप फंड में एसआईपी करके छोड़ दीजिए। हम्म। बंधन बैंक का ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, पराग पारेख का ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। मेरा एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में, नया में, बंधन में स्टार्ट करूंगा। तो ये 3-4 म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप, डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड्स में ही करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो अगर पैसा लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए, किसी फंड को भी चुनना है तो किसी स्मॉल कैप अच्छे फंड को चुन लीजिए, वहाँ पे आप पैसा लगाइए, वो ज़्यादा बेटर तरीका है। इसके अलावा ना सर एक आप कोफोर्स पे आपकी राय दे दीजिए। कोफोर्स पे यश रेवानकर जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मैंने 1014 रुपये पे 1014 पर खरीद रखा है। आई एम प्लानिंग टू होल्ड देम फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, 2 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं सर। कह रहे हैं कि इनका फंडामेंटल पे व्यू दीजिए और फ्यूचर के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कैसे लग रहे हैं, पोटेंशियल कैसा नज़र आ रहा है। सर कोफोर्ज में तो 1715 का ब्रेकडाउन आया है, 1521 जा रहा है। 1521 पे अगर संभला तो फिर रिवर्सल बनाएगा, और नहीं संभला तो फिर अगर स्लाइस थ्रू किया तो 1186 तक नीचे आएगा। अभी बाइंग तो बिल्कुल नहीं बन रही है, और मिड कैप आईटी तो वैसे भी नहीं अच्छा लग रहा है। आई वुड एनी डे प्रेफर लार्ज कैप आईटी। हम्म, ठीक है। लार्ज कैप आईटी में क्या पसंद है सर? लार्ज कैप आईटी में आप वो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आईटी 20। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहें तो अपना व्यू बना के चल सकते हैं। एक सवाल और ले रहा हूँ, फिर हम बढ़ते हैं बर्निंग स्टॉक्स की तरफ। आज बहुत सारे सवाल ऐसे ही आगे हैं जो कि बर्निंग स्टॉक से जुड़े हुए हैं। तो इसमें सर सवाल है ये चंद्रा जी का, चंद्रा एन के नाम से इनकी आईडी है, थोड़ा नाम समझ नहीं आ रहा था इनका। ये कह रहे हैं कि सर मेरे पास किटेक्स गारमेंट्स की बाइंग है 212 रुपये के रेट पर, ये बताइए एक बार। और शक्ति पंप्स में आगे बात करता हूँ, शक्ति पंप्स को 2 ऑर्डर मिले हैं, वो हम बजिंग स्टॉक्स में बात करते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हो गए जो कि आज बजिंग वाली सूची में है। तो सर इनको किटेक्स गारमेंट बता दीजिए सर, 212 पे लिया हुआ है, 183 आ गया। किटेक्स गारमेंट में 272 टूटने के बाद से जो नीचे टारगेट आने थे 157 तक, वो आ गए हैं। वहां से बाउंस बैक के बाद रेंज बन गई है 157, और ब्रॉडली 179 नीचे में, और ऊपर में 229। तो लोअर एंड ऑफ द रेंज है तो 229 जा सकता है। बड़ी अप ट्रेंड 229 230 के बाद बनेगी। तो 220 230 आते आते या तो सवाल पूछ लें या प्रॉफिट बुक कर लें, और 230 का अगर ब्रेकआउट देता है तो री एंटर कर लें। सर एक ना ट्रांसलेट लाइटिंग पे भी आपका वो मुझे वक्तव्य दीजिए। क्यों ले रहा हूँ मैं ये सवाल? मैं कह रहा था आखिरी सवाल ही ले रहा हूँ, क्योंकि कल भी सर हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े थे, वो कह रहे थे कि इससे आपको निकल जाना चाहिए, किसी ने सवाल पूछा था। अब ये राजीव कुमार जी का सवाल है, इनका 594 पे लिया हुआ है सर, ये पूछ रहे हैं कि इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए क्या? 738 के नीचे ब्रेकडाउन आया था, और ये लंबा 1 बजे वाले शो में लंबा डिस्कशन इस पे हुआ था। 738 के नीचे 662, 606, 524। अभी 524 वाला टारगेट हुआ नहीं है, 531 से पलटा है। एक बार डीपर पुल बैक लेगा 606 तक, आप 600 606 की जोन में निकल जाइए। वहां से जब सेलिंग आएगी तो 524, और मेरे को नहीं लग रहा कि 524 पर रुकेगा। ये स्टॉक अपना ऑल टाइम लो, उसके पहले 450, और उसके बाद ऑल टाइम लो दोनों टेस्ट कर सकता है 524 के नीचे। फिलहाल पुल बैक ले रहा है, कहीं भी 590 606 इस जोन में निकलने की कोशिश कीजिए। बताइए सर कहाँ पे नज़र रखनी चाहिए, चुन चुन के कौन से स्टॉक लेकर आए हैं आप हमारे लिए? तो नजर रखने के लिए आप एक रिकॉर्डो में वापस से चौथी बार ब्रेकआउट आ रहा है, इस पे नजर हम्म। रख सकते हैं। मैं स्टॉप लॉस टारगेट देने से बचूंगा, बट हाँ, रिकॉर्डो हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया है। 7-8% की हम्म। अपसाइड हमको आते हुए दिख रही है। एक रिको ऑटो पे आप नजर रख सकते हैं, वापस से फ्लैगिश एक्शन का ब्रेकआउट है। अगर 128 रुपये नहीं कटा तो फिर पूरी प्रोबेबिलिटी है कि 147 155 तक जा सकता है। तो एक रिको हम्म। ऑटो हमको समझ में आ रहा है कि एसएमसी ग्लोबल सुबह 8950 में दिया था, अभी 92 चल रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि इसी स्ट्रेच में, क्योंकि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, एसएमसी का चार्ट लगा के अगर 1 महीना करेंगे तो आपको दिखेगा ऐसा फ्लैग पैटर्न है, जिसका ब्रेकआउट आज हमने प्ले किया है 89.5 पे। प्रोबेबली 99 से 105 के बीच में जा सकता है। दो, रिको ऑटो और एसएमसी ग्लोबल, ये देख सकते हैं आप। 99 से 105 तक ये जा सकता है सर। आपने टारगेट तो नहीं दिए, मैंने रिकॉर्ड होकर टारगेट नोट कर लिए हैं, आपको चलते हुए दिख भी जाएंगे। अब आपने एसएमसी ग्लोबल की जो बात की है ना, टारगेट तो मिल गया 99 105 का, इसका स्टॉप लॉस भी बता दीजिए लगे हाथ फिर। स्टॉप लॉस कितना दिया तुमने?
हम सर रिस्क फ्री हो चुके हैं, बट स्टॉप लॉस 85 का हमने दिया है। अभी भी वही रखें या कुछ ऊपर नीचे करना है? अभी तो वही बनेगा, क्योंकि अभी कोई स्विंग लो बना नहीं है, तो रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दूसरा नाम आ गया आपके पास एसएमसी ग्लोबल का। अगर आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, क्योंकि जहाँ पे अंशुल सर की टीम ने दिया था वो तो रिस्क फ्री हो चुके हैं, तो थोड़ा ऊपर स्टॉक आ चुका है। 99,105 तक की अपसाइड है एसएमसी ग्लोबल में, जो अभी 92 साढ़े 92 के आसपास है। 8% ऑलरेडी मूव आ चुका है। अगर आप 85 रुपये का डीप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इतना रिस्क ले सकते हैं, तो आप 99,105 के लिए ज़रूर यहाँ पर भी प्ले कर सकते हैं। तो देखना होगा आपको, अपना रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे करना होगा। दूसरा नाम आपके लिए आ गया रिको ऑटो का। यहाँ पर 135-59 के आसपास का भाव है जब हमारी बात हुई। 147-155 वहाँ तक की स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है, और 128 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो दोनों स्टॉक आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, एसएमसी ग्लोबल भी और रिको ऑटो भी। दोनों के टारगेट नोट करें ना, उसके साथ साथ स्टॉप लॉस को भी ज़रूर नोट करें। अगर आप इतना स्टॉप लॉस काटने का या फिर इतना स्टॉप लॉस लेने का दमखम रखते हैं, तो ही इन टारगेट्स की उम्मीद में रिको ऑटो एसएमसी ग्लोबल में आप खरीदारी करके चलिए। बहुत शुक्रिया आपका अंशुल सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा जो आखिरी सवाल आपसे है ना सर, आप बड़े बड़े दिग्गज जो निवेशक हैं दुनिया के, उनको फॉलो करते हैं। विलियम ओ'नील को आपने बहुत फॉलो किया है। आप वॉरेन बफे साहब को भी फॉलो करते हैं क्या सर? मैं पता क्यों पूछ रहा हूँ, आज वो सर संन्यास ले रहे हैं, मतलब कि छोड़ रहे हैं पदभार अपना। बर्कशायर हैथवे हम सब जानते हैं सर, इस कंपनी को कहाँ से कहाँ तक उन्होंने पहुँचाया है। तो आज वो रिटायर हो रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे सर उस पर? नहीं सर, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी इनके साथ मैच ही नहीं करती है। बाय एंड होल्ड वाले हैं, और मेरे को हम्म एक्शन चाहिए होता है फटाफट। तो हम्म हम्म मेरे को विलियम ओ'नील ही सूट करता है। बट हाँ, अगर कोई इन्वेस्टर है तो आपको जरूर इनको फॉलो करना चाहिए। इनकी और चार्ली मुनिंगर की जो जोड़ी थी, बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स कह सकते हैं। हम्म बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं फिर वही चीज बोलूंगा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, तो राकेश झुनझुनवाला इनको फॉलो कर रहे थे। अगर एक टाइटन उनके पोर्टफोलियो से हटा दिए तो मीडियोकर रिटर्न्स ही रहे हैं। तो आई डोंट नो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इनकी स्ट्रैटेजी कितनी वर्क करेगी, क्योंकि टाइटन हटा दें तो झुनझुनवाला साहब भी उतने सक्सेसफुल तो नहीं रहे हैं इनकी स्ट्रैटेजी एक्सिक्यूट करने में, या कर हम्म नहीं पाए, या हो नहीं पाया, या होता नहीं है इंडिया में। नॉट वेरी क्लियर। तो रेप्लिकेशन इंडियन मार्केट में इनकी स्ट्रैटेजी का मेरे को दिखा नहीं। विलियम ओ'नील का तो फिर भी बहुत अच्छा हो जा रहा है। सर्किट वाला सिस्टम हट जाए तो बेहतरीन हो जाएगा, बट विथ सर्किट्स ऑल्सो वो ठीक चल रहा है। तो आई वुड अडॉप्ट जो वर्किंग है। ठीक है, ओके। तो आई थिंक वोडाफोन आइडिया को लेकर हमारे पास खबर आ चुकी है, या तो खबर आ गई, वही आ गई वैसी ही आ गई जैसा बाजार मान के चला था। क्योंकि कैबिनेट ने वोडाफोन को राहत पैकेज को मंजूरी दे दी, 5 साल का मोरेटोरियम भी उसमें शामिल है। तो वोडाफोन में फिर केवल मुनाफा वसूली क्योंकि पोजीशन बनी हुई थी, उस वजह से ये गिरावट आई है। स्टॉक लोअर लेवल से रिकवर भी हुआ है, लेकिन 10% के आसपास का फॉल यहाँ पर है। तो वोडाफोन पे हमने डिस्कस किया है काफ़ी एक्सटेंसिवली कि क्या लेवल्स हैं लोअर जिनको एंटर करना चाहिए, और कहाँ पर आपको प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे लगाना चाहिए। अंशुल सर कुछ ऐड करना चाहेंगे, या फिर हम वाइंड अप करें शो को? लोअर सर्किट में चल रहा है स्टॉक। 50 डे मूविंग एवरेज 1047 पे, वहां तक आ सकता है। बाकी मैं इसको नहीं ट्रेड करता हूँ सर। न्यूज अच्छी में ऊपर, खराब में नीचे, तो रिस्क मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता है। तो आई वुड हम्म अवॉइड दिस काउंटर्स। तो 10% का लोअर सर्किट लग गया है, 1047 के लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आज खबर फाइनली आ गई है, रिलीफ पैकेज आ चुका है, लेकिन बाजार में कुछ मुनाफा वसूली स्टॉक में साफ तौर पे हावी होती हुई दिख रही है।